मॉर्निंग भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर, नई दिल्ली से, और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। लंदन में भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बताया एक इमोशनल मोमेंट। मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई। अनिरुद्धाचार्य का विवादित बयान, महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी ने छेड़ दी बहस, जाने क्या है पूरा मामला। मुझे घर में बंधक बनाकर आगरा धर्मांतरण रैकेट मामले में पीड़ित लड़की ने बयां किया अपना दर्द। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अब उठाया ऐसा कदम, पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ी। कमा कर खाना चाहिए, मुंबई में घर, BMW और एलिमनी मांग पर CGI ने महिला को जमकर सुनाया। संसद परिसर में विपक्षी दलों के प्रदर्शन में राहुल प्रियंका ने भरी हुंकार, कहा सर की प्रक्रिया लोकतंत्र का कत्ल। मॉनसून सेशन, अखिलेश, कंगना, राजनाथ, संसद के बाहर जब मॉनसून ने सबको भिगोया। भारत में अलग अलग पंथ संप्रदाय, फिर भी झगड़ा नहीं, मोहन भागवत ने भारतीयता की अहमियत बताई। एयर इंडिया विमान हादसे में पायलट की भूमिका पर सवाल बेबुनियाद, उड्डयन मंत्री ने जांच का अपडेट दिया। कभी नसीहत कभी नाराजगी, सभापति जगदीप धनखड़ का ऐसा रहा राज्यसभा में आखिरी दिन। कांग्रेस को 199.15 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स छूट में राहत नहीं, देर से फाइनल किया रिटर्न। आयरलैंड में भारतीय व्यक्ति को पीट कर किया लहूलुहान, सदमे में युवक, 3 हफ्ते पहले ही पहुंचा था। इतना टैरिफ लगाएंगे आप बर्बाद हो जाएंगे, रूस से तेल आयात पर भारत चीन को अमेरिकी सीनेटर ने धमकाया। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन 26 जुलाई को करेंगे पाकिस्तान की यात्रा, अमेरिका इजराइल के हमले ने लाया पास। चलिए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यूनाइटेड किंगडम पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 23 से 24 जुलाई तक यूके के दौरे पर हैं और इसके बाद वे 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने की यूके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित उनके इस दौरे पर भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते MFTA पर साइन होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने ब्रिटिश समकक्ष के स्टारमर के साथ व्यापार, रक्षा, जलवायु, इनोवेशंस और शिक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान वह किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और ब्रिटेन बृहस्पतिवार को लंदन में एक मुक्त व्यापार समझौते AFTA पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे श्रम प्रधान उत्पादों जैसे चमड़ा, जूते और कपड़ों का रियायती दरों पर निर्यात संभव होगा, जबकि ब्रिटेन से विस्की और कारों का आयात सस्ता हो जाएगा। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को 2030 तक दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद करेगा। आधिकारिक तौर पर एक व्यापक आर्थिक और व्यापार करार कहे जाने वाले इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष कीर स्टारमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंच गए। इस यात्रा का एक प्रमुख परिणाम ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते AFTA की औपचारिक रूप देना होगा। AFTA की कोशिशें साल 2021 से ही चालू थी, लेकिन 2022 में इसमें तेजी आई थी। अब 3 साल बाद जाकर कहीं ये समझौता किसी नतीजे पर पहुंचा है। इस समझौते, जिसे औपचारिक तौर पर एक व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौता कहा जा रहा है, को अब ब्रिटिश संसद की मंजूरी मिलनी है। माना जा रहा है कि इसमें कई महीने लग सकते हैं। लंदन में प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान उनसे मिलने के बाद खुशी और प्रशंसा व्यक्त की और इस पल को अवास्तविक और भावनात्मक रूप से अभिभूत करने वाला बताया। प्रवासी भारतीयों में से एक गहना गौतम ने प्रधानमंत्री को करीब से देखने के बाद अपनी खुशी साझा की। उन्होंने कहा, मैं अभी अभी प्रधानमंत्री से मिली, वह हमारे पास से गुजरे। यह एक अवास्तविक क्षण था।
मुझे उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, वह बहुत ऊर्जावान है। यह बहुत अद्भुत अनुभव था। यहाँ के लोगों का उत्साह और ऊर्जा एक अलग ही स्तर पर है। संजय ने भी इसी तरह भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत खुश हूँ। वह यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए आए हैं। हम उन्हें और भारत को शुभकामनाएं देते हैं। वह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। श्रेया पारीक, जो खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आई थी, ने उनके नेतृत्व और हालिया पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आई थी। मुझे खुशी है कि मुझे ये अवसर मिला। मैं उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और भारत के लिए उनके द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों के लिए बधाई देना चाहती हूँ। 11 जुलाई 2006 मुंबई लोकल ट्रेनों में धमाके के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर सिलसिलेवार सवाल उठाए गए हैं। आरडीएक्स और डिनोनोटर की बरामदी की अहम सबूतों पर भरोसा न जताने की त्रुटि बताया गया है। आरोपी के इकबालिया बयानों और यूएपीए व मकोका प्रावधानों पर भी गौर न करने की दलील दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई होगी। अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। एसजी तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम आरडीएक्स की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया आरडीएक्स लाख की सील से सील नहीं किया गया था। ये ध्यान देने योग्य है कि इसे लाख की सील से सील नहीं किया गया था क्योंकि आरडीएक्स एक ज्वलनशील पदार्थ है। हाई कोर्ट ने दर्ज किया है कि विस्फोटक पदार्थों के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की गई है। हालांकि हाई कोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से आरडीएक्स की जब्ती के लिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मंजूरी देने वाला प्राधिकारी के साक्ष्य में कोई कमी नहीं पाई गई है। इसलिए हाई कोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से आरडीएक्स की बरामदगी पर अविश्वास करने में गलती की है। 5वें अभियुक्त के इकबालिया बयान पर हाई कोर्ट ने अविश्वास करने के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब टिप्पणी दर्ज की है। हाई कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त ने पाकिस्तानियों के भारत आगमन की तारीख जैसी बारीक जानकारी नहीं दी है और वे 6 पाकिस्तानियों के विवरण और उनकी जानकारी, जैसे कि वे पाकिस्तान में कहां के हैं और क्या उन्होंने आतंकवादी शिविरों में प्रशिक्षण लिया था, के बारे में भी चुप हैं। इसलिए पूरे इकबालिया बयान पर विश्वास नहीं किया गया है, जो एक अस्वीकार्य निष्कर्ष है। हाई कोर्ट ने अभियुक्त नंबर 13 के घर से मिले दोनों और डोनेटरों की बरामदगी को नजरअंदाज नहीं किया है। इसके अलावा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अभियुक्त संख्या 13 के घर से रेस्किन बैग जब्त करने पर उसमें काले तेल के नमूने थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभियुक्त संख्या 13 के कहने पर उसके घर से हुई पूरी बरामदगी को गलती से सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वह लाख की सील के नीचे जब्त नहीं किया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि उपरोक्त वस्तुएं खुले बाजार में नहीं मिल सकती। इस प्रकार हाई कोर्ट ने अभियुक्त संख्या 13 से बरामद किए गए दोनों और डोनेटरों को खारिज करने के निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि की है। अभियुक्तों पर यूएपीए की धारा 13(1), 16, 19 और 20 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को सजा देने के लिए दी गई दलीलों को न मानकर एक गंभीर त्रुटि की है। हाई कोर्ट ने अभियुक्तों को यूएपीए सहित सभी आरोपों से बरी कर गलती की है। इसी प्रकार हाई कोर्ट ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3(b)(6) के साथ धारा 4 के आरोपों पर विचार न करके गंभीर भूल की है। हालांकि हाई कोर्ट ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत प्रतिबंधों की वैधता पर कोई विवाद नहीं किया है। मकोका अधिनियम की धारा 23(1) के प्रावधानों और न ही अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रारूप दिया गया है जिसमें पूर्वानुमति दी जानी हो। यह देखना आवश्यक है कि अभियुक्त लगातार कानून द्वारा निषिद्ध गतिविधियों में लिप्त है, जो संज्ञेय अपराध है और वो 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है और जिनके संबंध में 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय में एक और अधिक आरोप पत्र दायर किए जाने चाहिए और जिनका सक्षम न्यायालय ने संज्ञान लिया हो। वर्तमान मामले में एक प्रतिवादी ने जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में इस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मकोका के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी और अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद कि मकोका के तहत गैरकानूनी गतिविधियां यूएपीए के तहत गैरकानूनी गतिविधियों के अर्थ से बिल्कुल अलग है। मकोका के साथ साथ यूएपीए के तहत अभियुक्तों के अभियोजन को बनाए रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट इस बारे में चर्चा करने की भी पूरी तरह से विफल रहा है कि यूएपीए के तहत दोष सिद्धि कैसे टिकाऊ नहीं है।
मकोका के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होते क्योंकि निरंतर गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा लागू होती है। इसके अलावा बचाव पक्ष का तर्क है कि मकोका अधिनियम के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होते क्योंकि निरंतर गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा के अनुसार जिन संज्ञेय अपराधों पर विचार किया जाता है वे 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होने चाहिए, जबकि पिछले आरोप पत्र से संबंधित अपराध धारा 153A पर आधारित थे जो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। खुद को आध्यात्मिक संत बताने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बड़े मशहूर हैं। वे वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के प्रमुख हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की बात करें उससे पहले आध्यात्मिक शब्द को जरा समझ लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसमें संत के लक्षण हो, वाणी और व्यवहार में सादगी हो, सरलता हो और विनम्रता हो, सबके लिए सम्मान का भाव रखता हो, सही बातें कहता हो, लोगों को सही राह दिखाता हो। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी खुद को लोगों के आगे इसी अंदाज में पेश करते हैं। आप उनका पहनावा ओढ़ावा देखें, पूरे ललाट पर लाल चंदन, बीच में त्रिपुंड लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष, अंग वस्त्र जैसी तमाम साज सज्जा के साथ नजर आते हैं। लोगों को भगवान की कथा सुनाकर तरह तरह के उदाहरण देकर सही राह दिखाने का दावा करने वाले अनिरुद्धाचार्य के बारे में हम जो इतनी बातें कही हैं उसके पीछे खास वजह है। अनिरुद्धाचार्य का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़कियों को लेकर एक बात कहते दिखाई देते हैं। दरअसल ये बात नहीं अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी है। उन्होंने बात ही ऐसी कही है जिसे अपनी जुबान से दोहराना तो क्या हम आपको वो पूरी बात टीवी पर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन इसी मुद्दे पर कहचरी जरूर लगा सकते हैं और यही आज कर भी रहे हैं। सवाल है संदेश और सीख के नाम पर, ज्ञान बांटने के नाम पर बाबाओं को महिलाओं के चरित्र हनन का सर्टिफिकेट किसने दिया? क्यों बार बार लड़कियों को टारगेट किया जाता है? लड़कों को फुल आजादी और नैतिकता के कटघरे में खड़ी रहे आधी आबादी। भगवान की कृपा का मैंने खूब नजदीक से अनुभव किया है और जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, क्यों नहीं दिखते, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जब अनुभव में आएंगी बातें तो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। वृंदावन वाले अनिरुद्धाचार्य ने भगवान की असीम कृपा का दावा ऐसे किया जैसे संसार का सारा तत्व ज्ञान हासिल कर लिया हो। वैसे ज्यादा चकित होने की जरूरत नहीं है। माइक सामने आने पर बाबा हर बार इसी तरह चालू हो जाते हैं, लेकिन इस बार सज धज कर मंच पर बैठे तो भूल गए कि बेबाकी और बदजुबानी में बड़ा ही महीन फर्क होता है। अनिरुद्ध वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है, लेकिन इसका एक अर्थ निर्बाध भी होता है। अनिरुद्धाचार्य ने इसी बाद वाले अर्थ को ग्रहण किया और सिर्फ 4 शब्दों में लड़कियों का पूरा सामाजिक, चारित्रिक और पारिवारिक विश्लेषण कर दिया। हालांकि इसके बाद भी रुके नहीं। जो लड़कियां किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू होती हैं, उनके बारे में अनिरुद्धाचार्य के मुख श्री से बदजुबानी के वाहियात सिलसिला जारी रहा। अनिरुद्धाचार्य लड़कियों के चरित्र की ये मीमांसा इसी साल मार्च के महीने में मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड और मई में हुए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के आईने में कर रहे थे, लेकिन जुबान का ब्रेक तो पहले ही फेल हो चुका था। अनिरुद्धाचार्य ने अपने दिमाग से उपजी समाज संहिता का सार्वजनिक मंच से बखान किया तो विवाद तय था और वही हुआ भी। उनके वाहियात बयान के खिलाफ महिलाएं उठ खड़ी हुई। विरोध की सबसे मजबूत आवाज उसी मथुरा से उठी जिससे सटे वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य आश्रम चलाते हैं। जैसा विरोध वृंदावन में दिखा, विरोध का वैसा ही ताप बाबा को लखनऊ और भोपाल में भी महसूस कराने की कोशिश की गई। कथावाचक के तौर पर अनिरुद्धाचार्य यानी अनिरुद्ध राम तिवारी गजब पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया पर कमाल की प्रेजेंस है। भक्त उनकी कथा सभा में जगह पाने का इंतजार करते हैं, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। इससे पीछे उनके बरसों की मेहनत है। आज उनके सभा मंडप में महिलाओं की भी बड़ी संख्या होती है, लेकिन बेटियों पर उनके ताजा वायरल हुए बयान ने महिलाओं को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। आजकल लोगों को आध्यात्म का महत्व बताने वाले अनिरुद्धाचार्य खुद कह चुके हैं कि एक जमाने में वो ट्रक के खलासी थे। जाहिर है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने पढ़ाई भी की और मेकओवर पर भी पूरी मेहनत की। बेटियों पर वायरल बयान से उनके ज्ञान के स्तर पर भले ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मेकओवर का परिणाम करोड़ों की दौलत के रूप में प्रकट हो चुका है। आगरा धर्मांतरण रैकेट मामले में अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और उसके साथ 1-2 लड़कियों को भी उसके चंगुल से छुड़ाया गया। इसी बीच एक पीड़ित लड़की ने अपने बयान में कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। वह हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और फेसबुक पर उसकी जुनैद नाम के शख्स से दोस्ती हुई थी। वह ही उसे अब्दुल रहमान के घर लेकर गया, जहां उसने ब्रेन वॉश किया गया और फिर घर में ही बंधक की तरह रखा गया।
लड़की ने यह भी कहा कि अब्दुल ने ही मेरा धर्म परिवर्तन किया। हालांकि अब जांच के लिए NIA और RAW की टीम पहुंची तो उन्होंने मुझे उसके चंगुल से छुड़ाया और अब मैं घर जाना चाहती हूँ। यहाँ आपको बता दें कि मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के लिए IB, NIA और RAW की टीम भी आगरा पहुंच गई है। इन सभी एजेंसियों ने सबसे पहले गोवा से पकड़ी गई आयशा नूर से पूछताछ की। बता दें कि देश के 6 राज्यों से पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण के ठेकेदारों को पकड़ा गया है। कोई फकीर का चोला ओढ़कर हिंदू लड़कियों के दिल में जहर भर रहा था तो कोई खुद महेंद्र पाल से अब्दुल रहमान बनकर सनातन विरोधी मिशन चला रहा था। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड है। आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण केस में पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया है। आगरा पुलिस और ATS ने इनसे बंद कमरों में अलग अलग पूछताछ की। पुलिस के सामने धर्मांतरण गैंग ने जो सच कबूला वो और डरावना है। गैंग धर्मांतरण के नाम पर हिंदू लड़कियों को मुजाहिदा बना रहा था। हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन सलाफी मुस्लिम की तरह किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर POK में मौजूद आतंकी कैंपों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया। इसी बीच भारत ने एक बार फिर एक फैसला लिया है जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मेहोल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में हवाई क्षेत्र प्रतिबंध पर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने वाले नोटिस टू एयरमैन नोटम को आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह भारतीय एयर स्पेस में पाकिस्तानी विमानों के लिए प्रतिबंध का यह विस्तार निरंतर रणनीतिक विचारों को दर्शाता है और मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप है। इस फैसले से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आगे भी बताए जाएंगे। यह प्रतिबंध उन सभी विमानों पर लागू होगा जो पाकिस्तानी एयरलाइनों या ऑपरेटरों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए हैं। इसमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और POK में एयर स्ट्राइक करके लिया था। भारतीय सेना ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार समूहों से जुड़े आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया। भारत सरकार ने पुष्टि की थी कि सभी 9 ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। पाकिस्तान में कोई भी नागरिक या सैन्य ढांचा प्रभावित नहीं हुआ है। 18 महीने की शादी, 12 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता, मुंबई का घर और एक BMW गाड़ी, यह हकीकत है उस शादी की जो अग्नि को साक्षी मानकर और 7 फेरों के साथ पूरी हुई थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई ने स्पष्ट शब्दों में महिला से कहा, आपको कमाकर खाना चाहिए, न कि मांगना चाहिए। और अब उनकी यह टिप्पणी उन तमाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है जो इसी तरह के मामलों से उलझ रहे हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 12 करोड़ और मुंबई वाला घर, CJI के सामने इस पूरे मामले कहे एक एक शब्द को लोग बार बार पढ़ रहे हैं। यह एक हाई प्रोफाइल मामला था और इस पर जो भी बहस हुई वे काफी दिलचस्प थी। CJI गवई ने महिला को समझाने वाले लहजे में कहा कि उसे गुजारा भत्ते के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि जब वह पढ़ी लिखी है तो खुद कमाकर अपना गुजारा कर सकती है। अपने केस की पैरवी महिला खुद कर रही थी। CJI और उस महिला के बीच बहस कुछ इस तरीके से थी, CJI गवई, आपकी मांग क्या है? महिला, बस मुंबई वाला घर और 12 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता। CJI गवई, लेकिन वह घर तो कल्पतरू में है और यह अच्छे बिल्डर्स में से एक है। आप IT एक्सपर्ट हैं और MBA भी किया है और यह आपकी डिमांड है। बेंगलुरु, हैदराबाद में कहीं भी आपकी नौकरी क्यों नहीं करती हैं? आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आपको एक BMW भी चाहिए। 18 महीने की शादी और आप हर महीने 1 करोड़ चाहते हैं। महिला, लेकिन वो बहुत अमीर है, उसने मुझे सिजोफ्रेनिया का शिकार बताकर शादी रद्द करने की मांग की।
सीजेआई ने मांगा आयकर रिटर्न। इसके बाद इस बहस में पति की पैरवी कर रही सीनियर लॉयर माधवी दीवान की एंट्री होती है। माधवी ने कोर्ट के सामने कहा, उसे भी काम करना पड़ता है, हर चीज की मांग ऐसे नहीं की जा सकती। इस पर महिला ने पलटकर सवाल किया, क्या मैं आपको सिजोफ्रेनिया से पीड़ित दिखती हूँ? इसके बाद सीजेआई ने पति के वकील से कहा, आयकर रिटर्न दाखिल करें, लेकिन समझ लीजिए कि आप उसके पिता की संपत्ति पर भी दावा नहीं कर सकते। लंच के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई। सीजेआई गवाही की बेंच पर पति का आयकर रिटर्न देखा। मुंबई में कमाया जा सकता है। वरिष्ठ वकील दीवान ने कहा, कृपया पूरी कॉपी दें। 2015 से 16 में आय ज्यादा है क्योंकि उस समय वो नौकरी करते थे। 2 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ का बोनस, प्रॉक्सी बिजनेस के भी आरोप हैं। चलिए इसे भी उदाहरण के तौर पर लेते हैं। वो बैलेंस शीट भी है जिस फ्लैट में वह रह रही है, उसके अलावा 2 कार पार्किंग भी है और वह उससे कमाई कर सकती है। उनकी इस बात से सीजेआई भी सहमत नजर आए। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, मुंबई में सभी जगहों से पैसा कमाया जा सकता है। दीवान ने आगे कहा, जिस BMW का वह सपना देख रही है वो 10 साल पुरानी है और बहुत पहले ही खराब हो चुकी है। हम FIR भी कैंसिल कर देंगे। यहाँ से बहस और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई और महिला की मांग पर सीजेआई का रुख काफी कड़ा था। उनके और महिला के बीच फिर से बहस शुरू हो गई जो इस तरह से थी। सीजेआई गवाही, या तो आपको बिना किसी बोझ के फ्लैट मिलेगा या कुछ भी नहीं। जब आप उच्च शिक्षित हों और जब आप इच्छा से काम न करने का फैसला लिया हो, या तो आप वो 4 करोड़ रुपए ले लें या फिर पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु में कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले। IT केंद्रों में मांग है। महिला शिकायत के लहजे में, मेरी नौकरी भी इन्हीं ने छुड़वा दी, मुझ पर FIR भी दर्ज करा दी। सीजेआई गवाही, आप FIR दीजिए, हम वो भी रद्द कर देंगे। हम निर्देश देंगे कि कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। पति का वकील, यह तो समझौते में पहले से ही है। सीजेआई गवाही, आपको खुद मांगना नहीं चाहिए बल्कि खुद कमाकर खाना चाहिए। बिहार में मतदाता सूची को सुधारने के लिए चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। इस मसले पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के नेताओं ने SIR के खिलाफ संसद परिसर में साझा विरोध प्रदर्शन भी किया। संसद के दोनों सदनों में प्रदर्शन। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने मांग की है कि सदन की तय कार्यवाही को रोककर पहले SIR के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद विपक्षी दलों ने चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की, जिसके बाद दोनों सदनों में कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा। SIR की आड़ में बिहार में वोट चोरी। राहुल विपक्षी दल चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के खिलाफ हैं और इस मुद्दे को उन्होंने संसद परिसर में साझा विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, SIR की आड़ में बिहार में हो रही वोट चोरी के खिलाफ संसद परिसर इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन शामिल हुआ। वोट देना हर नागरिक का अधिकार है, हम इसे किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। संविधान विरोधी शक्तियों के खिलाफ एकजुटता से लड़ेंगे। पहले महाराष्ट्र, अब बिहार में कट रहे नाम। प्रियंका। विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि SIR की प्रक्रिया लोकतंत्र का कत्ल है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है। प्रदर्शन के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, पहले महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में वोटर बढ़ाकर चुनाव की चोरी की गई, अब बिहार में वोटर के नाम काटकर यही करने की कोशिश की जा रही है। रवि किशन ने बताया, चुनावी हार की खींच उधर सत्ताधारी दल ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने NDTV से कहा कि विपक्ष को पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनकी सरकार बिहार में नहीं बन रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनने वाली है। ये अपरिपक्व राजनीति है। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। विपक्ष प्ले कार्ड लेकर बेवजह प्रदर्शन कर रहा है। ये सियासी जमीन खिसकाने का डर। बृजलाल। लॉ एंड जस्टिस पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन बृजलाल ने मिलेनियम से कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों ने बिहार में फर्जी वोटर बना लिए थे और अब चुनाव आयोग की SIR से उन्हें डर लग रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे तो उनकी राजनीतिक जमीन और खिसक जाएगी, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग का इस कवायद के लिए साधुवाद करता हूँ।
चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में मतदाता सूची को सुधारने के लिए शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया का उद्देश्य 2003 के बाद मतदाता सूची को अपडेट करना है, जो स्वतंत्र चुनाव के लिए आवश्यक है। बहरहाल बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की इस पर पहल राजनीतिक दिनों दिन तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में भारतीयता के मूल स्वभाव और विश्व की वर्तमान चुनौतियों पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म की हानि करके अपने धर्म का उत्थान नहीं हो सकता। भारत में अलग पंथ संप्रदाय होने के बावजूद झगड़ा नहीं होता है। पश्चिम में भारत का इतिहास नहीं पढ़ाते। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में आयोजित अणुव्रत न्यास निधि व्याख्यान में भागवत में पढ़ाए जाने वाले इतिहास पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पश्चिम का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन पश्चिम में भारत का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। हालांकि अब सुन रहा हूँ कि भारत में भी इतिहास बदला जा रहा है। अमीरी गरीबी की खाई बढ़ने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि आज अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ गई है। दुनिया में भय बढ़ गया है। सारी दुनिया अलग अलग है, इसे जोड़ने वाला कुछ नहीं है। इससे लगता है कि सारी दुनिया एक सौदा है, जिसका जब तक उपयोग है तब तक उसे लोग रखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बलशाली होगा उसका राज होगा। लोग यही सोचते हैं कि जब तक मरते नहीं तब तक उपभोग करो, यही जीवन का लक्ष्य है। इसी कारण दुनिया में दुख पैदा होता है। एक धर्म की हानि करके दूसरा नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि भारत का होना है तो भारत के स्वभाव के मुताबिक होना पड़ेगा, भौतिकता के लिए आगे जाना पड़ेगा। भागवत ने कहा कि लोगों को सोचना होगा कि एक धर्म की हानि करके दूसरा धर्म नहीं चल सकता। ये बात हमारे पूर्वजों ने कही थी कि जो हम करेंगे उसका परिणाम सब पर पड़ेगा। मेरे धर्म की हानि होने पर आपका धर्म नहीं चल सकता। जहाँ ऐसी समस्या आती है वहाँ खुद का त्याग करके हमने दूसरे के धर्म को चलाया है। भारतीयता में स्वयं का त्याग करके दूसरों की रक्षा करने की भावना किस तरह निहित है, यह दर्शाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार एक कबूतर ने बाज से बचने के लिए राजा के पास शरण ली। तब राजा ने कबूतर के बराबर अपना मांस बाज को दिया था। यही भारतीयता है। दूसरों को नहीं, अपने आप को जीतो। मोहन भागवत ने अपने व्याख्यान में कहा कि दुनिया में सब शोषण के शिकार हैं। यही वजह है कि सभी भारत की तरफ देखते हैं। हमारा मानना है कि किसी को मत जीतो, केवल अपने आप को जीतो। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये केवल भारत में होता है। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत दुनिया का सिरमौर था, क्योंकि भारत की अपनी दृष्टि है। दुनिया देखती है कि नया रास्ता कौन देगा, वो भारत देगा। परिवार मनुष्य के आचरण से बनता है। अपनी छोटी छोटी बातें ठीक करनी चाहिए। अलग अलग दृष्टि, मगर पूरा देश एक है। उन्होंने कहा कि भारत में पंथ संप्रदायों के अलग अलग दर्शन हैं, लेकिन उसके बावजूद झगड़ा किए बगैर सब चल रहा है। हमारे बीच शास्त्रार्थ होता है, लेकिन झगड़ा नहीं होता। संघ की दृष्टि एक है। संप्रदाय भले ही देश में अलग अलग हों, कई बार परस्पर विरोधी भी होते हैं। आचार विचार की भिन्नता होती है, लेकिन पूरा देश एक दृष्टि लेकर चलता आया है। हम लोगों ने परिवर्तन कभी अपनी शिक्षा या नीति थोपकर नहीं किया है। यही भारतीय तरीका है। उन्होंने कहा कि आज जो व्यवस्था चल रही है, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। इसका समाधान केवल भारतीयता ही नहीं, लेकिन हम परिपूर्णता की तरफ आए हैं, इसलिए हम उस उद्देश्य तक पहुंचे नहीं हैं। भारत जागा है तो विश्व को समाधान मिलेगा। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में साफ किया कि हादसे की जांच पूरी तरह भारत में ही हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले ब्लैक बॉक्स में छोटी सी गड़बड़ी भी आती थी तो उसे डिकोड के लिए निर्माता के पास विदेश भेजा जाता था। पहली बार भारत ने तय किया कि ब्लैक बॉक्स को पूरी तरह भारत में ही डिकोड किया जाएगा। मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने ब्लैक बॉक्स से पूरी तरह डेटा को डिकोड करने में कामयाबी हासिल की है, जो पहले बाहर से देखने पर लग रहा था कि खराब हो चुका है। ये जांच इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक निष्पक्ष तरीके से चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विमान हादसे में पायलट की भूमिका को लेकर भारतीय और विदेशी मीडिया में उठाए जा रहे सवाल बेबुनियाद हैं।
राज्यसभा में सत्ताधारी और विपक्षी सांसदों की तरफ से हवाई यात्रा की सुरक्षा से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए राम मोहन नायडू ने कहा कि जांच प्रक्रिया 3 स्तरों पर चलती है। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। AIIB की रिपोर्ट प्राथमिक ने बताया कि क्या हुआ, प्राइमरी रिपोर्ट इस मसले पर है कि क्या हुआ था, यह हादसा क्यों हुआ था। इसकी वजह समझने के लिए और साफ जवाब जानने के लिए हमें अंतिम रिपोर्ट देखनी होगी। AIIB पारदर्शी ढंग से और पूरी निष्पक्षता से ये काम कर रहा है। भारतीय और पश्चिमी मीडिया अपनी कहानी गढ़ रहे हैं, हम सच के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। राज्यसभा में चर्चा के दौरान हवाई यात्रा की सुरक्षा और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एक्शन DGCA के कामकाज पर सवाल उठे। चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण ने DGCA में 50% वैकेंसी का सवाल भी उठाया। बाद में चव्हाण ने मिलेनियम से कहा कि DGCA में इस वक्त 50% पद खाली पड़े हैं। ये वैकेंसी जल्द से जल्द भरी जानी चाहिए, क्योंकि देश में हवाई यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 5 लाख तक पहुंच गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस सवाल पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि DGCA में अधिकतर नए पद पिछले 2 साल में ही क्रिएट किए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इनमें से 90% तक खाली पड़े पद जल्दी भरे जाएंगे। देश में सिविल एविएशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। हर रोज भारत से देश विदेश के लिए करीब 3500 विमान उड़ान भरते हैं और 5 लाख से अधिक लोग हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे में देश में सिविल एविएशन नेटवर्क को 100% सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है कि DGCA में खाली पड़े पद जल्दी भरे जाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से हर कोई हैरान है। सियासी हलचल तेज है। VV गिरी और भैरव सिंह शेखावत के बाद वह ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दिया। धनखड़ ने सेहत को वजह बताते हुए इस्तीफा दिया है। उनकी तबीयत पिछले कुछ समय से खराब थी। हालांकि राज्यसभा में वह ऊर्जावान और एक्टिव दिखते थे। मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को भी एक तरफ जहां उन्होंने सांसदों को अच्छे आचरण की नसीहत दी, वहीं कुछ मौकों पर नाराजगी भी जताई। आइए बताते हैं कि बतौर सभापति राज्यसभा में धनखड़ का आखिरी दिन कैसे बीता। दिवंगतों को श्रद्धांजलि, नए सदस्यों को शपथ। जगदीप धनखड़ ने मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता की। करीब 11 बजे सत्र की शुरुआत में उन्होंने उन पूर्व राज्यसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जिनका निधन बजट सत्र और मॉनसून सत्र के बीच हुआ था। इसके बाद उन्होंने नवनिर्वाचित और नामित सदस्यों को शपथ दिलाई। इसमें असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, भाजपा के कणाद पुरकायस्थ मनोनीत डॉक्टर मीनाक्षी जैन, C सदानंदन मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल थे। सभापति ने इनका संक्षिप्त परिचय भी दिया। सदन में एकता और शिष्टाचार की अपील। जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन की बैठक में सांसदों से राजनीतिक तनाव कम करने और रचनात्मक चर्चा में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीति का सार टकराव नहीं, संवाद है। अलग अलग राजनीतिक दल भले ही अलग अलग रास्तों से चले, लेकिन सभी का लक्ष्य देश हित ही होता है। भारत में कोई भी राष्ट्र के हितों का विरोध नहीं करता। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अशोभनीय भाषा और व्यक्तिगत हमलों से परहेज करने की अपील करते हुए कहा था कि टीवी या अन्य मंचों पर असभ्य व्यवहार हमारी सभ्यता के मूल स्वरूप के विपरीत है। विपक्ष के 18 स्थगन प्रस्ताव खारिज किए। उच्च सदन में सभापति धनखड़ ने विपक्ष की तरफ से लाए गए 18 स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। ये स्थगन प्रस्ताव पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची संशोधन आदि मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर पेश किए गए थे। इसे लेकर सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस को 2018 से 19 से लंबित पार्टी फंड में 199 करोड़ रुपए की आयकर छूट मांग में कोई राहत नहीं मिलेगी। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT ने आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नकद दान सीमा के उल्लंघन के कारण पार्टी के छूट के दावे को खारिज कर दिया है। ITAT ने कहा, करदाता ने 2 फरवरी 2019 को दाखिल किया गया रिटर्न उसे छूट के लिए पात्र बनाने हेतु नियत तिथि के भीतर नहीं है। तारीख के बाद रिटर्न। कांग्रेस ने 2 फरवरी 2019 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जो 31 दिसंबर 2018 की नियत तिथि से काफी आगे था।
और जीरो इनकम घोषित की थी। इसने 199.15 करोड़ रुपए की छूट का भी दावा किया था, लेकिन सितंबर 2019 में कर निर्धारण अधिकारी को जांच के दौरान पता चला कि पार्टी ने 14.49 लाख रुपए नकद दान स्वीकार किए थे। इनमें से कई दान कानून के तहत प्रति दानदाता 2000 रुपए की सीमा से अधिक थे। पिछले साल भी राहत नहीं। 2000 रुपए से अधिक के दान का भुगतान चेक या बैंक हस्तांतरण जैसे बैंकिंग मामलों से किया जाना चाहिए। इसके बाद पूरी राशि पर कर लगाया जाएगा। जब कांग्रेस ने छूट मांगी तो आयकर विभाग ने 2021 में दावे को अस्वीकार कर दिया। मार्च 2023 में आयकर आयुक्त अपील ने इस निर्णय को बरकरार रखा। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले वर्ष कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आयरलैंड के डबलिन में पिछले दिनों एक डराने वाली घटना हुई है। डबलिन के टेलाघाट में 19 जुलाई को हमलावरों के एक समूह ने 40 साल के एक भारतीय नागरिक पर हमला किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। जो तस्वीरें और वीडियो इस घटना के सामने आए हैं, उनसे नजर आता है कि उसके चेहरे, हाथों और पैरों पर चोटों के साथ साथ खून बह रहा है। उसे शाम को इलाज के लिए टेलाघाट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया और गार्डी आयरिश राष्ट्रीय पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। गार्डाई को टेलिफ्ट के पार्क हिल रोड पर शाम करीब 6 बजे घटना की सूचना दी गई थी। सदमे में है पीड़ित। आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा ने इस घटना पर सवाल उठाए हैं और इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा, एक हमले से इतनी भयानक चोट और ब्लीडिंग कैसे हो सकती है। उन्होंने पीड़ित के प्रति सहानुभूति और समर्थन के लिए आयरिश जनता और गार्डाई का धन्यवाद किया। साथ ही अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने की अपील की। आयरिश इंडिपेंडेंट के अनुसार टेलाघाट साउथ के फाइन गेल पार्षद बेबी पेरापडन ने पीड़ित से मुलाकात की और कहा कि वो सदमे में है। उन्होंने कहा वह सदमे के कारण ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा था। वह 3 हफ्ते पहले ही आयरलैंड आया था। वह इस समय किसी से मिलने नहीं आ रहा है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग। पेरेपडान ने कहा कि टेलाघाट में ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में गार्डाई की और ज्यादा मौजूदगी की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा, लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आयरलैंड आने वाले कई भारतीय वर्क परमिट पर गए यहाँ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र या IT में पढ़ने और काम करने के लिए आते हैं, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त होते हैं। डबलिन साउथ वेस्ट के लिए सिन फेन CD सीन क्रो को इस मामले को हिंसक और नस्लवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कई स्तरों पर घृणित और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। गलत आरोप लगाकर पीटा गया। उनके शब्दों में, जो कोई भी यह सोचता है कि इस तरह से नासमझ नस्लवादी हिंसा उनके समुदाय को सुरक्षित बनाती है, वह झूठ बोल रहा है और किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है। कुछ निवासी इस तरह के व्यवहार के कारण अपने घरों से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं, चाहे वे हमारे समुदाय में नए आए हों या जीवन भर यही रहे हों। द आयरिश टाइम्स ने बताया कि इस हमले की संभावित हेट क्राइम के तौर पर जांच की जा रही है। जिस शख्स को पीटा गया है, उस पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने का झूठा आरोप लगाया गया है। हालांकि गार्डाई ने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत को टैरिफ की धमकी दी है। ग्राहम ने कहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारी टैरिफ लगा देंगे। ग्राहम ने भारत के अलावा चीन को भी धमकी दी है। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रिपब्लिकन ग्राहम ने कहा कि ट्रंप प्रशासन तेल से जुड़े आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। ग्राहम के बयान से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ अभियान को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि तबाह कर देंगे अर्थव्यवस्था। ग्राहम ने इससे पहले एक बिल का प्रस्ताव दिया जिसमें उन्होंने उन सभी देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की मांग की जो रूस के साथ ट्रेड को जारी रखे हुए हैं। इनमें भारत और चीन का नाम भी था। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ग्राहम ने कहा, चीन, भारत और ब्राजील जो भी रूस से तेल खरीद रहा है, ट्रंप उस पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर चीन, भारत और ब्राजील को बताना चाहूँगा, अगर आपने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा ताकि युद्ध को जारी रखा जा सके, तो फिर हम आपको बर्बाद कर देंगे और आपकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। पुतिन को बताया वॉर मशीन। रूस के कच्चे तेल के निर्यात में इन तीनों देशों की हिस्सेदारी करीब 80% और इस वजह से पुतिन की वॉर मशीन ऑन है। उन्होंने कहा, आप भारत,
चीन और ब्राजील जो कर रहे हैं वह ब्लड मनी है और पुतिन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कोई उन्हें रोक न दे। रूस को सीधी चेतावनी देते हुए ग्राहम ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन, आपके मामले में खेल बदल गया है। आपने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने ही जोखिम पर खेला है। आपने एक बड़ी गलती की है और आपकी अर्थव्यवस्था लगातार चरमराती रहेगी। ग्राहम ने दावा किया कि उन देशों पर आक्रमण करके जो उनके नहीं है, पुतिन फिर से सोवियत संघ को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिकन ने कहा, पुतिन उन देशों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं जो उनके नहीं है। 90 के दशक के मध्य से यूक्रेन में 1700 परमाणु हथियार इस वादे के साथ छोड़ दिए थे कि रूस उनकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। पुतिन ने वह वादा तोड़ दिया। नाटो ने भी दी थी धमकी। इससे पहले नाटो के मुखिया ने इसी अंदाज में भारत को धमकाया था। नाटो महासचिव मार्क रूट ने ब्राजील, चीन और भारत जैसे देशों को धमकी दी थी कि अगर वो रूस के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे तो उन पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। रूट ने कहा था, इन तीनों देशों को मैं कहना चाहूंगा कि वो व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता के बारे में गंभीर होना होगा, नहीं तो इसका असर ब्राजील, भारत और चीन पर व्यापक असर पड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन हालिया ने क्षेत्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए शनिवार 26 जुलाई को पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोमवार को अपने ईरानी समकक्ष इस्कंदर मोमेनी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान इस आगामी यात्रा पर चर्चा की। इसके अलावा ईरान के तस्नीम न्यूज के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने भी सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि पेजेशियान आने वाले सप्ताह में पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार मोमेनी ने नकवी को फोन कर पाकिस्तान में बाढ़ से हुए जान माल के नुकसान को दुख व्यक्त किया है। उसने कहा, ईरानी गृह मंत्री ने 26 जुलाई को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की पाकिस्तान यात्रा पर भी चर्चा की। अमेरिका इजराइल से जंग के बाद करीब आए ईरान और पाकिस्तान। राष्ट्रपति की यात्रा को इस बात का संकेत बताते हुए कि ईरान पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है, ईरान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समझ और आपसी सम्मान पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता के बाद तेहरान और इस्लामाबाद के बीच संपर्क बढ़ रहे हैं। पेजेश्किन से पहले उनके पूर्ववर्ती इब्राहिम रईसी ने अप्रैल 2024 में पाकिस्तान की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की थी। इस यात्रा का सटीक एजेंडा अभी सामने नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेता द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों, विशेष रूप से हालिया संघर्षों के मद्देनजर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। आप हमें एंड्रॉयड हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।